नमस्कार साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज क्लास रहने वाली है पॉलिटी 365। देखिए आ गया है विजन का पॉलिटी 365 है और यहाँ पर दोस्तों पॉलिटी के जितने भी करंट के मुद्दे होते हैं उन सब के बारे में दोस्तों मेरे द्वारा चर्चा की जाएगी। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों में। देखिए आज हम 1 बाय 1 काफ़ी सारे मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, संविधान से संबंधित कुछ मुद्दे हैं। देखिए पॉलिटी में जितने भी करंट के मुद्दे होते हैं उन सब के बारे में दोस्तों 1 बाय 1 करके चर्चा की जाएगी और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है भाई? मूल ढांचे का सिद्धांत आपने ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके बारे में दोस्तों सुना होगा, ठीक है। उसके बारे में देखिए यहां पर क्या कहता है मूल ढांचे का सिद्धांत। देखिए सुर्खियों में क्यों है ये? ऐतिहासिक केशवानंद भारती निर्णय 1973 के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1973 में केशवानंद भारती बाद आया था जो कि केरल राज्य का था दोस्तों। ये जमीन से संबंधित था दोस्तों, ये चीज जमीन से संबंधित थी। देखिए दोस्तों ये चीज जमीन से संबंधित थी कि किस प्रकार दोस्तों इसमें केशवानंद भारतीवाद में क्या कहा गया था। देखिए इस निर्णय से जुड़े निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया गया था। केशवानंद भारतीवाद है क्या? आखिर केशवानंद भारतीवाद आपने नाम सुना होगा, 1973 क्या है, इसके बारे में क्या दिया गया है? देखिए दोस्तों यह बात केरल सरकार के विरुद्ध दायर एक याचिका से संबंधित है। देखिए संपत्ति का जो अधिकार अधिनियम है दोस्तों वो इसी के द्वारा मूल अधिकार, पहले संपत्ति का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट के अंदर होता था, लेकिन दोस्तों उसे हटाकर अलग किया गया है। ये दोस्तों उसी से संबंधित केशवानंद भारतीवाद है। अब और क्या है इसके अंदर देखिए चर्चा करते हैं। ये केरल सरकार के विरुद्ध दायर एक याचिका से संबंधित था। केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 के तहत केरल सरकार द्वारा जमींदारों और मठों के पास मौजूद भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया था। जो जमींदार हैं और मठों हैं उनके नाम में दोस्तों काफी सारी जमीनें थी, उनका सरकार ने अधिग्रहण करने के लिए निर्णय लिया। पहले दोस्तों संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट था, तो ये लोग पहुंच जाते हैं दोस्तों कोर्ट, क्योंकि सरकार भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर सकती। कोई भी सरकार आपके फंडामेंटल अधिकारों को न्यून नहीं कर सकती दोस्तों। तो अंत में सरकार को संपत्ति का जो अधिकार है वो दोस्तों हटाना पड़ा, क्योंकि ऐसा समझ लीजिए अगर सरकार को एयरपोर्ट बनाना है, रेलवे बनाना है या फिर पुल बनाना है, कुछ भी बनाना है, और अगर व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार मिला रहे तो दोस्तों कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो सरकार को उसकी संपत्ति नहीं बनाने देगा। अब रेलवे बनानी है, किसी व्यक्ति की जमीन बीच में है, या फिर किसी को समझ लीजिए एयरपोर्ट बनाना है, किसी का जमीन बीच में है, तो वो कोर्ट पहुंच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, हाई कोर्ट पहुंच जाएगा और अपनी जमीन को दोस्तों नहीं देने देगा। तो सरकार के कार्य में बाधा पहुंचेगी। इसलिए दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अलग किया गया, ठीक है। देखिए राज्य सरकार ने इस निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में चुनौती दी गई। देखिए राज्य सरकार का जो निर्णय था, इसी निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में चुनौती दोस्तों दी जाती है। इसमें दोस्तों क्या दी जाती है भाई? चुनौती दी जाती है, ठीक है भाई। इस याचिका में राज्य सरकार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 31 में निहित मूल अधिकारों फंडामेंटल राइट के अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था। इसमें कहा गया था कि राज्य सरकार आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 31 में जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनका जो है हनन कर रही है दोस्तों, उनका अतिक्रमण राज्य सरकार कर रही है, ठीक है भाई। उनका अतिक्रमण राज्य सरकार कर रही है। देखिए इस निर्णय की जो सुनवाई है वो सबसे बड़ी खंडपीठ करती है, 13 लोग उसमें शामिल होते हैं। देखिए
इस बात की सुनवाई 13 न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा की जाती है। यह सुप्रीम कोर्ट में गठित अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी, और सुप्रीम कोर्ट में गठित अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी 13 लोगों की। इस बात से जुड़े कुछ अन्य प्रावधान भी है। देखिए, मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। जो मूल ढांचे का सिद्धांत था दोस्तों, उसे प्रतिपादित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में 24वां संविधान संशोधन को बरकरार रखने का काम दोस्तों करता है। देखिए, साथ ही यह निर्णय दिया कि संसद को संविधान के किसी भी या सभी प्रावधानों, मूल अधिकारों सहित, मूल अधिकारों की बात भी क्यों ना हो, उसमें संशोधन करने की शक्ति दी गई है। देखिए, यह बात महत्वपूर्ण है। संविधान को, संसद को संविधान के किसी भी, देखिए, संसद को संविधान के किसी भी या सभी प्रावधानों में, चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो दोस्तों, उनमें संशोधन करने की शक्ति दी गई है। हालांकि संशोधन इस हद तक नहीं किया जा सकता कि उनका न्यूनीकरण हो जाए या फिर उन्हें खत्म कर दिया जाए। हालांकि सरकार संशोधन कर सकती है, लेकिन बिल्कुल हनन नहीं कर सकती, बशर्ते संशोधन संविधान की मूलभूत विशेषताओं या मूल सिद्धांतों में परिवर्तन या उनकी अति अथवा लोपन नहीं होना चाहिए। मतलब दोस्तों, मैं बात बता चुका हूं कि आप संशोधन इस प्रकार नहीं कर सकते कि उनका आप लोप कर दें या फिर उनका न्यूनीकरण कर दें। इस आधार पर आप संशोधन उसमें बिल्कुल भी नहीं कर सकते दोस्तों। देखिए, इससे पहले गोलकनाथ बनाम, इससे पहले गोलकनाथ बाद, देखिए इससे पहले गोलकनाथ बाद था जो कि 1967 का था। गोलकनाथ बाद 1967 का था। में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आर्टिकल 368 के तहत संसद की संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है। देखिए, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन के बारे में है। इसमें बोला गया है कि संसद की जो संविधान संशोधन करने की शक्ति है वो सीमित नहीं है, असीमित है। देखिए, संविधान संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है, मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आप किसी में भी संशोधन कर सकते हैं। आपकी जो शक्ति है संविधान संशोधन करने की, वो असीमित नहीं है, सीमित है। आप लिमिट में रह के ही संशोधन कर सकते हैं। ये बोला था गोलकनाथ बाद 1967 में। तो गोलकनाथ बाद 1967 पहले आया हुआ है, उसके बाद केशवानंद भारतीवाद उसके बाद आया हुआ है। तो देखिए, यहां पर सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि गोलकनाथ बाद, देखिए गोलकनाथ बाद जो है वो कब है। देखिए, गोलकनाथ बाद जो है 1967 में आया हुआ है, ठीक है, 1967 में। 1967 में अगर केशवानंद भारतीवाद की बात करूं, देखिए केशवानंद भारती जो है ये कब का मैटर है। देखिए, केरल सरकार का मैटर है, जमींदार और जो मठ है उनकी जमीन से संबंधित है दोस्तों ये, ठीक है। ये 1973 में आया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, सीक्वेंस भी पूछा जाता है। पीसीएस का एग्जाम या फिर यूपीएससी का एग्जाम कभी कभी फैक्ट के रूप में आपसे ये चीज़ दोस्तों पूछ लेता है कि इनका सीक्वेंस आप बताइए। देखिए, कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के तहत गारंटीकृत मूल अधिकारों संविधान द्वारा निरस्त या सीमित नहीं किया जा सकता। आप कभी भी मूल अधिकारों का जो संशोधन है उसे, देखिए, संविधान के तहत गारंटीकृत मूल अधिकारों द्वारा निरस्त या सीमित नहीं किया जा सकता। आप ये भी दोस्तों नहीं कर सकते कहीं से कहीं तक भी। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, कोर्ट ने निर्णय दिया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के मूल अभिन्न अंग है। न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो संविधान का दोस्तों मूल अंग है, ये भी दोस्तों कहा गया है। देखिए, इस बात को मैं एक बार और समझा देता हूं बढ़िया तरीके से। गोलकनाथ बाद और केशवानंद भारतीवाद, इन दोनों का सीक्वेंस आपको थोड़ा ध्यान रखना कि कौन सा पहले आया है, कौन सा बाद में आया है। देखिए, कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि संविधान के तहत गारंटीकृत मूल अधिकारों को संविधान संशोधन द्वारा निरस्त या सीमित नहीं किया जा सकता। अगर आप मूल अधिकारों को संविधान के द्वारा संशोधन कर सकते हैं या निरस्त करना चाहते हैं तो आप निरस्त या सीमित नहीं किया जा सकता। आप देखिए, आप कभी भी संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के द्वारा मूल अधिकारों को आप संशोधित और समाप्त नहीं कर सकते कहीं से कहीं तक भी दोस्तों, और सीमित नहीं कर सकते। हालांकि संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संशोधन भी उसी प्रावधान तक होगा दोस्तों जिससे उनका न्यूनीकरण या अल्पीकरण ना हो। ये दोस्तों केशवानंद भारतीवाद का निर्णय है। अब आगे देख लेते हैं। देखिए,
और कौन कौन से निर्णय इसमें दिए गए हैं, जैसे गोलकनाथ बात क्या कहता है, देखिए गोलकनाथ बात, ये गोपालन वाला मैटर आया 1950 में, 1950 में शंकरी प्रसाद बाद आया है। देखिए इनका जो सीक्वेंस है वो भी आपको ध्यान रखना है कि 1950 में आया गोपालन बाद, उसके बाद में 1951 में आया शंकरी प्रसाद, 1965 में आया दोस्तों ये सज्जन सिंह बाद, उसके बाद में आया 1967 में गोलकनाथ बाद, 1971 1973 में आया केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद सबसे लास्ट का है और वही सटीक है दोस्तों, ठीक है। देखिए 1971 में क्या कहा जाता है कि नागरिकों के मूल अधिकार सीमित है और संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ये 1971 में ये बात कही गई थी दोस्तों। अब आगे देखिए गोलकनाथ बात 1967, ये क्या कहना चाहता है, ये आर्टिकल 368 ने संसद को संशोधन की शक्ति प्रदान नहीं की है। देखिए गोलकनाथ बात 1967 क्या कहता है, गोलकनाथ बात 1967 कहता है कि आर्टिकल 368 ने संसद को संशोधन की शक्ति प्रदान नहीं की है, संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। गोलकनाथ बात साफ साफ कहता है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन करने का काम नहीं कर सकती। देखिए तो आपको कौन क्या कहता है ये भी दोस्तों ध्यान रखना है कि गोलकनाथ बात 1967 में आया और साफ साफ कहता है कि आप जो फंडामेंटल राइट हैं उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। देखिए आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन में आता है वो भी संसद को संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता ही नहीं है, लेकिन दोस्तों केशवानंद भारतीवाद 1973 कहता है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उस सीमा तक कर सकती है जिससे उसका न्यूनीकरण या अल्पीकरण ना हो। तो जो केशवानंद भारतीवाद है दोस्तों वो लागू होता है और इसे पूरे दोस्तों 50 वर्ष हो चुके हैं 2023 में। 1973 में केशवानंद भारतीवाद दोस्तों आया था। आगे देख लेते हैं भाई, आगे देख लेते हैं और वो कौन कौन से दृष्टिकोण है इसमें। देखिए अन्य निर्णय और क्या कहता है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति को कम करने वाले हिस्सों को छोड़कर। सुप्रीम कोर्ट देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक समीक्षा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम करने वाले हिस्से को छोड़कर 25वें और 29वें संविधान संशोधन के अन्य भाग की वैधता को बनाए रखा। साथ ही यह भी कहा कि उद्देशिका संविधान का ही भाग है, उद्देशिका जो प्रीएम्बल है संविधान का ही भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है क्योंकि यह भी दोस्तों संविधान का ही भाग है। मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में देखिए, मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं। मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार संविधान में कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं विद्यमान हैं जिन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता। अगर मैं मूलभूत ढांचे की बात करूं तो संविधान में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचे पद का उल्लेख नहीं किया गया है, कहीं भी दोस्तों मूल ढांचे पद का उल्लेख नहीं किया गया। मूल ढांचे के सिद्धांत का महत्व क्या है, यह संविधान में संशोधन करने की शक्ति, संसद की शक्ति को उचित रूप से नियंत्रित करता है। जो संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति है उसे कंट्रोल करने का जो काम है दोस्तों वो मूल ढांचा करता है। देखिए मूल ढांचा का मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर। आप संसद संशोधन तो कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये कंट्रोल करने का काम दोस्तों करता है। देखिए यह सुनिश्चित करता है कि संविधान का एक जीवित दस्तावेज बना रहे, साथ ही अपने मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्य किया जाता रहे। जैसे जैसे समय की जरूरत पड़ती रहे उसी के अनुसार संशोधन होता रहे, लेकिन जो उसका मूल ढांचा है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये इस चीज को कंट्रोल करने का काम मूल ढांचा करता है। इसके तहत कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण जैसे कई सिद्धांतों को मूल ढांचे में शामिल किया गया है। देखिए कानून का शासन, शक्तियों का जो पृथक्करण है ये मूल ढांचे में शामिल किए गए हैं। ये भारत में संवैधानिक कानून का आधार बन गए हैं। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान का संघीय ढांचा कमजोर न हो। संविधान का जो संघीय ढांचा है वो कमजोर नहीं होना चाहिए, ये दोस्तों सुनिश्चित करने का काम करता है। यह संविधान की व्याख्या करते समय भारतीय न्यायपालिका के दृष्टिकोण को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ सिद्धांत जो वर्तमान में मूल ढांचे का भाग है, ऐसे कौन कौन से हैं जो मूल ढांचे का भाग है। देखिए भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता मूल ढांचे का भाग है। देखिए नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा,
कल्याणकारी राज्य का निर्माण, संविधान की सर्वोच्चता, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार, संविधान का पंथ निरपेक्ष और संघीय स्वरूप, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, राष्ट्र की एकता और अखंडता, न्यायिक समीक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निषेध तत्वों के बीच सामंजस्य का संतुलन होना। ये दोस्तों वर्तमान में मूल ढांचे के भाग हैं। ये क्या है भाई? मूल ढांचे के भाग हैं। आगे देख लेते हैं। अभी देखिए दूसरी खबर देख लेते हैं। दूसरी खबर क्या है? केशवानंद भारतीवाद। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, और छोटे से शब्दों में अगर मैं रिकैप करने की कोशिश करूं तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया था, और ये केरल सरकार का मैटर था दोस्तों। इससे पहले गोलकनाथवाद 1967 कहता है कि संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति नहीं है। आर्टिकल 368 संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति नहीं देता है। लेकिन केशवानंद भारतीवाद 1973 में आता है, और वो साफ साफ कहता है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उस सीमा तक कर सकती है जिस सीमा तक उसके मूल ढांचे में कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े, जिससे मौलिक अधिकारों में भी दोस्तों वो संशोधन कर सकती है। बस उनका अल्पीकरण नहीं होना चाहिए, उनका हनन नहीं होना चाहिए। दोस्तों जमीन से जुड़ा हुआ मैटर था, और जमीन से जुड़ा हुआ मैटर ऐसा समझ लीजिए, अगर आज भी ये फंडामेंटल राइट होता तो कोई भी सरकारी काम दोस्तों स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाता, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति आए दिन कोर्ट पहुंचते रहता। क्योंकि फंडामेंटल राइट का जब हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में दोस्तों जा सकते हैं, उनकी शरण ले सकते हैं। देखिए जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता, मूल ढांचा। जिला न्यायालयों की जो स्वतंत्रता है वो क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहती है भाई? देखिए अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो हाई कोर्ट क्या कहता है? हाई कोर्ट के बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए हाई कोर्ट से नीचे होता है दोस्तों जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला एवं सत्र न्यायालय, हर जिले के अंदर न्यायालय होता है। देखिए इसमें कौन कौन से मैटर देखता है? ये सिविल देखता है, दीवानी मामले देखता है। इसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, मुंसिफ कोर्ट होता है। क्रिमिनल फौजदारी मामले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत, न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत। ये दोस्तों ये मैटर हाई कोर्ट से नीचे जो जिला और सत्र न्यायालय होते हैं उसके द्वारा दोस्तों देखे जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघवाद में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कहा है कि जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। जो जिला न्यायालय होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उनकी स्वतंत्रता भी संविधान का मूल हिस्सा है, मूल ढांचा है। देखिए अन्य संबंधित तथ्य, और तथ्य क्या क्या हैं इनके बारे में भी दोस्तों चर्चा कर लेते हैं वन बाय वन करके। देखिए कोर्ट ने इस केस का फैसला सुनाते हुए न्यायपालिका से संबंधित कुछ सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। जिला न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच, देखिए जिला न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच वेतन, पेंशन और अन्य सेवा शर्तों के मामले में देश भर में एकता बनाई रखी जानी चाहिए। देखिए तीनों के बीच में एकता होनी चाहिए। किन किन के मुद्दों पर एकता होनी चाहिए? चाहे मैं जिला न्यायालय की बात करूं, हाई कोर्ट की बात करूं, सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, इन तीनों की अगर मैं बात करूं, देखिए जिला न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच वेतन के मुद्दे पर, पेंशन के मुद्दे पर और अन्य सेवा शर्तों के मामले में देश भर में एक रूपता बनाई रखनी चाहिए। ये दोस्तों ये बात कही गई है। शक्तियों का पृथक्करण, न्यायपालिका के पदाधिकारियों को विधायिका और कार्यपालिका के कर्मचारियों से अलग माना जाना चाहिए। देखिए जो शक्तियों का पृथक्करण है वो कहता है कि न्यायपालिका के जो पदाधिकारी हैं, देखिए न्यायपालिका के पदाधिकारियों को विधायिका और कार्यपालिका के कर्मचारियों से अलग माना चाहिए। पदनाम और सेवा शर्तों में एक रूपता। एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ है कि एक राज्य के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें अन्य राज्यों में समान पद पर नियुक्त न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के समान होनी चाहिए। दोस्तों यह है पदनाम और सेवा शर्तों में एक रूपता। जो एकीकृत न्यायपालिका है उसका जो मीनिंग है वो कहता है कि एक राज्य के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें, जो एक राज्य के अंदर दोस्तों न्यायाधीश हैं उसकी सेवा शर्तें हैं वो अन्य राज्य के समान पद पर नियुक्त न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के बिल्कुल समान होनी चाहिए। इनमें एक रूपता दोस्तों होनी चाहिए। जिला न्यायालय, देखिए अगर मैं जिला न्यायालय की बात करूं तो जिला न्यायालय जिले के अंदर सबसे बड़ा होता है। जिला न्यायाधीश जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होता है। अधीनस्थ न्यायालयों का संगठनात्मक ढांचा, अधिकारिता और नामकरण राज्य निर्धारित करते हैं। इस कारण से जिला न्यायालयों की स्थिति एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग हो सकती है। जिला न्यायालय मुख्यतः त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित होता है। कितने ढांचे पर होता है? अभी त्रिस्तरीय ढांचे पर यह होता है।
अब देखिए आर्टिकल 370 के बारे में बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 370 का जो निरसन है वो क्यों है। देखिए दोस्तों, धारा 370 पहले जम्मू कश्मीर में लगी हुई थी, लेकिन दोस्तों धारा 370 को हटा दिया गया है। और जो जम्मू कश्मीर था दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर था पहले उसे अब 2 यूटी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, उसमें दोस्तों बांट दिया गया है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि धारा 370 क्या है। देखिए धारा 370 जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष प्रावधान देती थी और जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था और उन्हें कुछ मुद्दों पर दोस्तों उनके बिना केंद्र सरकार कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती थी। तो दोस्तोल कुछ ही मामले थे जिसमें केंद्र सरकार डिसीजन ले सकती थी, लेकिन दोस्तों अब धारा 370 को हटा दिया गया है। अब अनेक शक्तियां भारतीय सरकार के पास है और लोगों को भी अनेक पावर मिली है। उन सब के बारे में चर्चा करेंगे वन बाई वन करके। देखिए धारा 370 का निरसन, एवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 सुर्खियों में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से धारा 370 को निरस्त करने का काम केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा गया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट कहता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से धारा 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसलों को बरकरार रखने का काम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा की स्थिति को अब समाप्त कर दिया है और इसे 2 यूटी में दोस्तों डिवाइड कर दिया है। देखिए 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने संविधान आदेश 2019 जारी किया, जम्मू और कश्मीर पर लागू हुआ ये। इस आदेश में कहा गया कि भारतीय संविधान के प्रावधान बिना किसी अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य में भी लागू होंगे। जम्मू और कश्मीर में भी ये जो प्रावधान है वो लागू होंगे। इसके अलावा संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को भी पारित कर लागू किया। इसके तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को निम्नलिखित 2 केंद्र शासित प्रदेश यूटी में डिवाइड करने का काम किया है। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है दोस्तों लद्दाख। याचिकाकर्ताओं ने संघ की इस कार्यवाही को संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का काम भी किया था। जो याची थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों इसे चुनौती देने का काम भी किया था। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इसके बारे में। देखिए सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देता है और वो कहता है कि केंद्र सरकार का जो निर्णय है वो बिल्कुल सही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट अगस्त 2019 में जारी राष्ट्रपति की उद्घोषणा को बरकरार रखते हुए ये कहा कि 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद उसकी स्वयं की कोई संप्रभुता नहीं रह गई है। जब 1947 में जम्मू कश्मीर हमारे देश में विलय हो गया है तो उसकी अब कोई भी संप्रभुता खुद की नहीं है। विलय का मतलब विलय, ठीक है भाई। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 संविधान में एक अस्थायी या संक्रमणकालीन प्रावधान था। जो आर्टिकल 370 था वो क्या था भाई, एक अस्थायी, मतलब इसे हटाया जा सकता है, और संक्रमणकालीन प्रावधान था। संक्रमणकालीन प्रावधान था, ठीक है, और अस्थायी प्रावधान था, मतलब इसे भविष्य में हटाया जा सकता है। कोर्ट ने ये बात और बोली कि संसद किसी भी राज्य से उसका कोई राज्य क्षेत्र अलग करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। संसद को ये पावर है, अधिकार है कि किसी राज्य से उसका क्षेत्र हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना सकती है, ठीक है। देखिए संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य से किसी क्षेत्र को अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को आपस में मिलाकर किसी भी राज्य क्षेत्र को किसी भी राज्य के हिस्से में मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। देखिए संसद ये पावर रखती है कि वो किसी भी राज्य से उसका भाग अलग करके उसे 2 राज्यों में बांट सकती है, या फिर 2 राज्यों के भागों को लेकर एक राज्य बना सकती है। दोस्तों देखिए काफ़ी सारे अधिकार हैं संसद को, वो 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को आपस में मिलाकर या किसी आपस में मिलाकर एक राज्य बना सकती है, या फिर किसी राज्य क्षेत्र को एक राज्य के हिस्से में मिलाकर एक अलग राज्य भी बना सकती है, ठीक है। संविधान के आर्टिकल 3 के स्पष्टीकरण फर्स्ट के अनुसार अनुच्छेद 3A में प्रयुक्त शब्द राज्य में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार बम्बई मामले पर दिए गए अपने फैसलों को भी दोहराया। उसने कहा कि राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की कार्यवाही न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। देखिए ये क्या कहता है अभी, ये बोलता है दोस्तों राज्य में जो आपातकाल होता है या राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति की कार्यवाही न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। जब राज्य के अंदर अगर आपातकाल लगता है तो दोस्तों उसमें राष्ट्रपति शासन करता है। देखिए
जो अनुच्छेद 370 है, एक ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में बात कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ था वो किस आधार पर हुआ था। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्हें पाकिस्तानी कवालियों के आक्रमण का भय था, इसलिए दोस्तों उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखा और उसमें इच्छा व्यक्त की कि हम भारत सरकार में मिलना चाहते हैं। दोस्तों, अब भारत सरकार में विलय होने के बाद में उसका कोई स्पेशल राज्य का जो प्रावधान था वो दोस्तों उस टाइम ही खत्म हो गया था, ऐसा कोर्ट ने कहा है। देखिए, विलय पत्र क्या था? विलय पत्र कहता है IOA, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन। अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह ने IOA पर हस्ताक्षर किए और इस विलय पत्र के माध्यम से वह अपने राज्य को भारतीय राज्य में शामिल करने के लिए सहमत भी हो गए थे। जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब अनुच्छेद 370 को संविधान के भाग 21 में जोड़ा गया। देखिए, जो अनुच्छेद 370 था वो भाग 21 में जोड़ा गया था, ठीक है। भाग 21 का शीर्षक है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। विशेष उपबंध दिए हैं, संक्रमणकालीन है, ऐसा समझ लीजिए, टाइम पीरियड संक्रमण का है इसलिए, ठीक है, और अस्थायी है, मतलब आपको हटाया जा सकता है। ये आर्टिकल 21 में अनुच्छेद 370 को दोस्तों जोड़ा गया है। अनुच्छेद 370 रक्षा, विदेश मामले, वित्त और संचार को छोड़कर। आर्टिकल 370 क्या कहता है? अभी रक्षा के मामले को छोड़कर, विदेश मामले को छोड़कर, वित्त और संचार को छोड़कर, ये 4 मुद्दे आते हैं। रक्षा को छोड़कर, विदेश मामलों को छोड़कर, वित्त को छोड़कर और संचार को छोड़कर, इन्हें छोड़कर अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए संसद को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता दोस्तों पड़ती थी। देखिए, कौन कौन से मुद्दे हैं वो? जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 रही तब तक दोस्तों केंद्र को इन मुद्दों को छोड़कर हर मुद्दे में कानून बनाने के लिए राज्य सरकार की परमिशन की जरूरत पड़ती थी। अगर मैं रक्षा की बात करूं, विदेश मामलों की बात करूं, वित्त और संचार की बात करूं, इन्हें छोड़कर बाकी सबके लिए वो राज्य सरकार के ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर दोस्तों डिपेंड थी। भारतीय संविधान का आर्टिकल 35A, देखिए आर्टिकल 35A क्या कहता है? अभी यह अनुच्छेद 370 से भी उत्पन्न हुआ है और ये आर्टिकल 370 से ही उत्पन्न हुआ है। ये जो है अनुच्छेद 35 से 370 से ही उत्पन्न हुआ है। अनुच्छेद 35A कहता है जम्मू कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों तथा उनके विशेष अधिकारों और उन्हें मिलने वाली विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। देखिए, अगर मैं आर्टिकल 35A की बात करूं तो इसमें जम्मू कश्मीर में रहने वाले जो नागरिक हैं उन्हें विशेष अधिकार, ठीक है, और उन्हें मिलने वाली विशेष सुविधाओं का इसमें प्रावधान दोस्तों किया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी हैं। आर्टिकल 35A क्या कहता है? 35A के बारे में आपको देख लेना है, ये भी यूपीएससी पूछ सकता है कि आर्टिकल 35 क्या है। भाई आर्टिकल 35A क्या है? ठीक है, आर्टिकल 35A कहता है कि जम्मू कश्मीर के जो स्थायी निवासी हैं उन्हें मिलने वाले विशेष अधिकार और विशेष सुविधाओं का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 35A में दोस्तों किया गया है। ठीक है भाई, तो यहाँ से कई सारे फैक्ट हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है आर्टिकल 35A, क्या है आर्टिकल 370 और आर्टिकल 370, देखिए आर्टिकल 3 क्या कहता है? अभी आर्टिकल 3 कहता है कि संसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है। देखिए आर्टिकल 3 कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद कानून के द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और मौजूदा राज्य के राज्य क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में चेंजिंग करने का काम भी कर सकती है। देखिए, नए राज्य का निर्माण तो करेगी, राज्य के नाम में भी चेंज कर सकती है और उसकी सीमाओं में भी बदलाव कर सकती है। देखिए, जो मौजूदा राज्य है उसके राज्य क्षेत्र, सीमाओं और नाम में परिवर्तन करने का जो काम है वो दोस्तों आर्टिकल 3 के द्वारा किया जाता है। देखिए, अनुच्छेद के पहले हिस्से में कहा गया है कि उपयुक्त कानून के लिए किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। दोस्तों देखिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये समझनी चाहिए कि अनुच्छेद के पहले हिस्से में कहा गया है कि उपयुक्त कानून के लिए किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश, देखिए जो कानून है राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। आप संसद के किसी भी सदन में पेश करना चाहते हैं ऐसा कानून, तो इसके लिए आपको राष्ट्रपति की परमिशन जरूरी है पहले। ठीक है भाई, यदि विधेयक किसी राज्य के राज्य क्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक को संबंधित राज्य विधान मंडल के विचार के लिए उसे भेजा जाना चाहिए। अगर आप किसी राज्य की सीमा क्षेत्र में उसके नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको उस राज्य के विधानमंडल के पास भी भेजना चाहिए। वो राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के विचार के लिए उसे भेजा जाना चाहिए। हालांकि जो इसमें मैन पावर रहती है दोस्तों वो
केंद्र की ही रहती है। ठीक है भाई। देखिए अब अगली चर्चा करते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 क्या कहता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए सुर्खियों में क्यों है ये। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023 सुर्खियों में क्यों है। संसद द्वारा पारित किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एनसीटीडी संशोधन विधेयक 2023 को राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त हो गया है। अब यह विधेयक अधिनियम बन गया है। जो विधेयक है दोस्तों ये अधिनियम बन गया है। एनसीटीडी संशोधन विधेयक के निम्नलिखित प्रावधान है। वो कौन कौन से प्रावधान है। देखिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण। देखिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण एनसीसीएसए, इस अधिनियम में एनसीसीएसए के गठन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का जो इस अधिनियम में एनसीसीएसए के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सेवाओं से संबंधित कुछ मामलों जैसे ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर दिल्ली के एलजी को सिफारिश करना है। जो दिल्ली का एलजी है दोस्तों उसे सिफारिश करनी है कौन कौन से मुद्दों पर। देखिए अगर मैं एलजी की बात करूं दोस्तों और एनसीसीएसए की बात करूं दोस्तों तो इसके बारे में स्पेशल प्रावधान है और आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से समझनी है। अगर मैं दिल्ली के एलजी की बात करूं दोस्तों तो एलजी के लिए देखिए अगर ट्रांसफ़र की बात करी जाए, पोस्टिंग की बात करी जाए और विजिलेंस की बात करी जाए और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर जो दिल्ली का एलजी है उसे क्या दिया गया दोस्तों, महत्वपूर्ण मामलों पर एलजी को सिफारिश करने की बात इसमें कही गई है। देखिए आगे देखिए एनसीसीएसए के तहत देखिए एनसीसीएसए के तहत देखिए अगर मैं एनसीसीएसए की बात करूं तो इसका जो अध्यक्ष है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है, दिल्ली का दोस्तों मुख्यमंत्री होता है। और अगर मैं सदस्य सचिव की बात करूं तो दिल्ली सरकार द्वारा प्रधान गृह सचिव ये होता है दोस्तों इसका सदस्य। और दूसरे सदस्य की बात करूं तो दिल्ली सरकार द्वारा मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी ये भी दोस्तों इसका सदस्य होता है। और जो एनसीसीएसए का जो अध्यक्ष है वो है दोस्तों दिल्ली का मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय राजधानी एक मिनट देखिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण एनसीसीएसए इस अधिनियम में एनसीसीएसए के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका क्या दिक्कत है भाई, ठीक दोस्तों देखिए एनसीसीएसए क्या है भाई। एनसीसीएसए कहता है इस अधिनियम में एनसीसीएसए के गठन का प्रावधान किया गया है और इसका उद्देश्य सेवाओं से संबंधित कुछ मामलों जैसे ट्रांसफर की बात करी जाए, पोस्टिंग की बात करी जाए, विजिलेंस की बात करी जाए या अन्य महत्वपूर्ण मामलों की बात करी जाए तो इसमें दिल्ली के एलजी को सिफारिश करने की बात दोस्तों कही गई है। दिल्ली के एलजी को इसमें सिफारिश करने की बात कही गई है। अब एनसीसीएसए के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एनसीसीएसए के सभी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। देखिए एनसीसीएसए के जो निर्णय हैं वो किस आधार पर लिए जाएंगे भाई। देखिए दोस्तों उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर दोस्तों लिए जाते हैं एनसीसीएसए के सभी निर्णय। दिल्ली में प्रधान गृह सचिव और मुख्य सचिव दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। अगर मैं प्रधान सचिव की बात करूं और मुख्य सचिव की बात करूं तो इन दोनों की जो नियुक्ति है वो दोस्तों कौन करेगी भाई, केंद्र सरकार करने का काम करेगी। एलजी की शक्तियां देखिए ऐसे मामले जिसमें एलजी पूर्णतः अपने विवेक से कार्य कर सकता है। एलजी की बात करी जाए वो अपने पूर्णतः विवेक से काम कौन कौन से कर सकता है। जैसे ऐसे मामले जो दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर है। देखिए ऐसे मामले की अगर बात करी जाए जो दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर है किंतु उन्हें एलजी को सौंपा गया है। ठीक है भाई, इनमें एलजी अपने पूर्णतः विवेक से काम कर सकता है। मतलब दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर है लेकिन उन्हें एलजी को सौंपा गया तब वो अपने विवेक का यूज करेगा। ऐसे मामले जहां एलजी को कोई न्यायिक या न्यायिक कार्य करने की आवश्यकता होती है, जहां एलजी को न्यायिक या अर्धन्यायिक कार्य करने की आवश्यकता होती है उन्हें भी एलजी देख सकता है। ठीक है भाई, एलजी को प्रमुखता
यह कानून एलजी के विवेकाधिकार का विस्तार करता है। इसके तहत वे एनसीसी ऐसे की सिफारिशों को स्वीकार कर सकता है और उन्हें पुनः विचार के लिए वापस भेजने का काम भी कर सकता है। एलजी और एनसीसी ऐसे के बीच अगर किसी भी प्रकार से मतभेद हो जाता है तो दोस्तों इस कंडीशन में एलजी का जो निर्णय है वो अंतिम होगा। दोस्तों इस कंडीशन में एलजी का निर्णय अंतिम होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर एलजी को यहाँ पर अधिक शक्ति दी गई है तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि जो दिल्ली की सरकार है उसकी दोस्तों पावर घटाई गई है। और ये दोस्तों जो मुद्दा है वो इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ पर दिल्ली की सरकार की पावर को कम किया गया है और एलजी जो है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है दोस्तों उसकी पावर को बढ़ाया गया है। तो दिल्ली वाले समझ सकते हैं आप, दिल्ली वाले जो अरविंद केजरीवाल हैं चिंता में तो है ही दोस्तों इसको लेकर। देखिए अगर बात करी जाए एलजी के बीच में और एनसीसी ऐसे के बीच में अगर किसी भी प्रकार से मतभेद होता है तो इसमें एलजी का जो निर्णय है वो अंतिम होगा। ठीक है, मंत्रियों द्वारा मामले का निपटान। कुछ विशेष मामलों में आदेश जारी करने से पहले दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के माध्यम से उन मामलों को एलजी की राय हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यह निम्नलिखित मामले हो सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं, देखिए मंत्रियों द्वारा मामलों का निपटान क्या है भाई, कुछ विशेष मामलों में अगर कुछ विशेष मामले हैं उनमें आदेश जारी करने से पहले की बात करूं तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं और मुख्य सचिव के माध्यम से उन मामलों को एलजी की राय हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत करना होगा। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं और मंत्री हैं वो एलजी के समक्ष मुद्दों को लेके आएंगे। जैसे अगर दिल्ली में शांति स्थापित करने की बात हुई, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या अन्य सरकारों के बीच संबंध की बात हुई, ये मुद्दा। विधानसभा सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना और विघटन करना, ये मुद्दा। देखिए विधानसभा सत्र को बुलाने की बात हुई या फिर विघटन करने की बात हुई या सत्रावसान करने की बात हुई, ये मुद्दा दोस्तों। ऐसे मामले जिन पर एलजी को अपने विवेकाधिकार का आदेश देना है, ठीक है, ऐसे मामले जिन पर एलजी को अपने विवेकाधिकार का आदेश देना दोस्तों, ये वाला मुद्दा। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीडी, दिल्ली की शासन व्यवस्था। देखिए इसके बारे में भी देख लेते हैं अभी। देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी, दिल्ली की शासन व्यवस्था। केंद्र शासित प्रदेश यूटी के रूप में वर्गीकरण, केंद्र शासित प्रदेश यूटी के रूप में वर्गीकरण। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत दिल्ली को एक यूटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ज्ञातव्य है कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 239 के तहत किया गया है। यह प्रावधान हमें ध्यान रखना है। देखिए ज्ञातव्य है कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन का प्रावधान अनुच्छेद 239 के तहत किया गया है। इस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि यूटी का प्रावधान सीधे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा किया जाएगा। इसमें साफ साफ बोला गया है कि यूटी का जो प्रशासन है वो सीधे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा किया जाएगा दोस्तों। ऐसा आर्टिकल 239 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 239 क्या कहता है अभी, इसमें साफ साफ बोला गया है कि यूटी का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा प्रयुक्त प्रशासक के द्वारा किया जाएगा। विशेष दर्जा एस बालकृष्णन समिति की सिफारिशों के बाद 89वें संविधान संशोधन देखिए अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटीडी के रूप में शामिल भी किया गया था दोस्तों। देखिए दिल्ली को जो विशेष दर्जा दिया गया था वो था 1991वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इस संसद द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239AA को जोड़ा गया है। देखिए इसके द्वारा अनुच्छेद 239AA को जोड़ा गया है और दिल्ली को विधानसभा और मंत्रिपरिषद से युक्त एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है जिसमें विधानसभा भी है और मंत्रिपरिषद भी है दोस्तों। उपराज्यपाल एलजी को दिल्ली के प्रशासक के रूप में नामित किया गया है। वह दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से कार्य करने का काम उपराज्यपाल के द्वारा दोस्तों किया जाता है। तो एलजी का मतलब होता है उपराज्यपाल। देखिए दिल्ली विधानसभा की शक्तियां, दिल्ली विधानसभा के पास पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर राज्य सूची और संवर्ती सूची पर कानून बनाने की शक्ति है। जो दिल्ली विधानसभा की शक्तियां हैं वो क्या हैं भाई, देखिए दिल्ली विधानसभा की शक्ति किस किस चीज के ऊपर है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दिल्ली विधानसभा पुलिस के ऊपर, लोक व्यवस्था के ऊपर और भूमि के ऊपर, इन्हें छोड़कर
देखिए पुलिस के ऊपर कोई कानून नहीं बना सकती, लोक व्यवस्था के ऊपर कोई कानून नहीं बना सकती और भूमि के ऊपर कोई कानून नहीं बना सकती। राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो दिल्ली विधानसभा को प्राप्त है। संसद दिल्ली से संबंधित राज्य और संवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है। अगर मैं संसद की बात करूं तो वो राज्य और संवर्ती सूची दोनों पर कानून बनाने का काम संसद द्वारा किया जा सकता है। देखिए GNCTD अधिनियम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार के कामकाज के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। अब दोस्तों देखिए इसके बारे में देख लेते हैं भाई। देखिए दिल्ली सरकार के प्रशासक का विकास, जो प्रशासक है उसका विकास किस प्रकार हुआ है। देखिए इसे भाग सी का राज्य बनाया गया 1951। 1952 के कहता है निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा का सृजन किया गया 1952 में। 1956 के कहता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिल्ली को यूटी का दर्जा दिया गया है। 1966 के कहता है देखिए 1966 कहता है दिल्ली को सीमित प्रतिनिधि सरकार प्रदान करने के लिए दिल्ली प्रशासनिक अधिनियम पारित किया गया है। 1991 क्या कहता है अभी 69वां संविधान संशोधन और GNCTD अधिनियम 1991 में पारित किया गया है। 2021 GNCTD संशोधन अधिनियम 2021 पारित किया गया है दोस्तों, ठीक है, जिसमें LG को अधिक शक्तिशाली दिखा गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री से, दिल्ली की विधानसभा से। दोस्तों आज देखिए मेरे द्वारा आपको कई आर्टिकल डिस्कस कराए गए। अब अगली क्लास में दोस्तों मिलेंगे अनेक आर्टिकल से। तो आज के लिए विदा लेते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।